हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लैडर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 4 के चौथे एमसीक्यू सेशन में थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स के विचारक विचार और इमारतों के चौथे एमसीक्यू सेशन में से पहले हमने 3 एमसीक्यू सेशंस लिए। जैनिज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, सांची के स्तूप के बारे में, सारी चीज़ों के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज हो सकते थे, अलग अलग कैटेगरी के असर्शन रीजन हो गए, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर, आइडेंटिफाई द प्लेसेस, मैच द फॉलोइंग, सारी ही चीज़ों को अभी तक हमने कवर किया है। तो अगर आपने पिछले सेशंस को नहीं देखा है तो डू चेक आउट दोज वीडियो। उसके बाद अगर आपको पिछले चैप्टर्स के एमसीक्यू सेशंस को अटेंड करना है तो हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास 12 हिस्ट्री एमसीक्यू धमाका सीरीज नाम से। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाके सारे ही सेशंस को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखें तो आप हमेशा स्पीड करके देखें, 1.5x या 1.75x पे देखें। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप 2x पे भी देख सकते हैं। व्हेन आई वाज ऑफ योर एज तो मैं 2x पे देखा करता था, टू रिवाइज और टू अटेम्प्ट दोज एमसीक्यूज। एंड बहरहाल अगर आप प्रीमियर होते वक्त देख रहा तब तो कोई चांस ही नहीं, तब तो आपको 1x पे ही देखना पड़ेगा। लेकिन आप प्रीमियर होने के बाद जब रिकॉर्डेड वीडियोज़ को देखते हैं, चाहे मेरी चैनल की हो, इस चैनल की हो, किसी भी चैनल की हो, तो आप इसको भगा के देख सकते हैं। मतलब भगा के नहीं, मतलब स्पीड ज़्यादा करके देख सकते हैं, इससे आपका टाइम बचेगा। नाउ शुरुआत करते हैं इस चौथे एमसीक्यू सेशन की लेवल 1 के साथ। एंड होप कि आप सभी को पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू सेशंस बहुत एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। एंड और भी जो लेक्चर्स है 11th क्लास के बच्चों की क्वेरी है कि सर 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस शुरू करो, तो सारी चीज़ें शुरू होंगी। अब जो पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स हैं एंड एमसीक्यू सीरीज़ है वो रेगुलर होने वाली है, तो डू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, डू अटेंड दो सेशंस। एंड अगर आपको अनाउंसमेंट वगैरह, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग वीडियोज़ अलग अलग टाइम पे जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मटेरियल्स वगैरह तो मिल जाएंगे। एंड आपको ना अनाउंसमेंट का भी पता चल जाएगा कि आज कौन से सेशन किस वक्त पे आने वाले हैं, कि आज पॉलिटिकल साइंस का सेशन कब होगा, क्लास 12 हिस्ट्री का कब होगा, क्लास 11 हिस्ट्री का कब होगा, इकोनॉमिक्स का कब होगा। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। एंड बहरहाल उसके अलावा बहुत सारे मटेरियल्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो यू विल नॉट रिग्रेट ज्वाइनिंग आवर ग्रुप। नाउ स्टार्टिंग विद द लेवल 1। लेवल 1 में हमारे पास 10 क्वेश्चन होते हैं, 1 लाइनर एमसीक्यूज। शुरुआत करते हैं 341वें क्वेश्चन से। अभी तक हमने 340 क्वेश्चन कर लिया है एंड इसी रफ्तार से अगर गए तो 7वां चैप्टर खत्म होते होते वी विल बी क्रॉसिंग मोर दैन 600 क्वेश्चन। तकरीबन 600 क्वेश्चन हम लोग पार कर चुके होंगे। एंड जब आपके पास इन सारों की पीडीएफ्स होंगी तो आप सोचिए कि कितनी चीज़ें आप पढ़ पाएंगे उस पीडीएफ से। एंड इससे बाहर से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। जितनी क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं, एंड ना केवल क्वेश्चन करवाते हैं बल्कि जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो इतनी ज़्यादा ही ब्रॉड होती है कि इसके बाहर से कभी कोई पूछ नहीं सकता। नाउ द क्वेश्चन इज एम्प्टी सीट इन बुद्धिस्ट स्कल्पचर वाज मेंट टू इंडिकेट कि बौद्ध मूर्तिकला में जो खाली सीट होती थी वो किसको इंगित करने के लिए थी। जो मोटिव्स बनाए जाते थे, आकृति बनाई जाती थी, उसमें खाली सीट किसको इंगित करने के लिए, किस इवेंट को इंगित करने के लिए बनाई जाती थी। क्या वो बुद्ध के पहले उपदेश को इंगित करने के लिए बनाई जाती थी, या बुद्ध के जन्म को, या बुद्ध के महान प्रस्थान को जब उन्होंने पैलेस से प्रस्थान किया था बुद्धाहुड के पाथ को फॉलो करने के लिए, या बुद्ध के ध्यान को इंगित करती है। इन चारों में से सही ऑप्शन बहुत बेसिक है। जब आपने स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ा होगा जो सांची के स्तूप में बनाई गई हैं, तो वहाँ पे इन सारी ही टर्म्स का जिक्र है कि भाई खाली सीट का कहाँ पे यूज़ हुआ है, बोधि ट्री का कहाँ पे यूज़ हुआ है, स्तूप का कहाँ पे यूज़ हुआ है, फिर व्हील चक्र का कहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये जो खाली सीट है दैट मीन्स, देखो पुराने जो अर्ली बुद्धिज़्म के स्कल्पचर बहुत पुराने, तो उसमें बुद्ध की मूर्ति को नहीं बनाया जाता था। अभी जो आप बुद्ध की मूर्ति देखते हैं वो जब हीनयान और महायान में बाइफर्केशन हुआ है उसके बाद से बुद्धिज़्म में जो बुद्धा की वर्शिप है, महायान वाले मानते हैं कि बुद्धा को हमें वर्शिप करनी चाहिए, उसके बाद से बुद्धा की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी। उससे पहले जो अर्ली बुद्धिज़्म के एरा में जितने भी स्कल्पचर्स बनाए जाते थे उनमें बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया जाता था, मूर्ति नहीं बनाई जाती थी उनकी, बल्कि उनको एक सिंबल के तौर पे दिखाया जाता था। लाइक अगर आप बात करें यहाँ खाली सीट, तो खाली सीट इस चीज़ को दिखाती है। खाली सीट के साथ एक ट्री भी होता है, तो खाली सीट के साथ एक ट्री भी होता है। दैट मीन्स कि बुद्धा यहाँ पे मेडिटेट कर रहे हैं एंड दिस शोज द मेडिटेशन ऑफ बुद्धा, एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा। तो खाली सीट है उसके साथ अगर ट्री है, दिस शोज द मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। क्योंकि अर्ली बुद्धिज़्म में या अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में जो बुद्धिज़्म के स्कल्पचर हैं उनमें हीनियन फिलोसफी वाले लोग ये मानते हैं, जो अर्ली बुद्धिज़्म का टेक्स्ट है वो ये मानते हैं कि बुद्धा एक ह्यूमन है, बुद्धा एक कॉमन हमारी तरह एक मानव है जिन्होंने पुरुषार्थ करके सेल्फ एफर्ट लगा के निर्वाण की प्राप्ति करी है एंड अपने आप को सांसारिक सुखों से मुक्त कर लिया है। आप भी कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन महायान वाले धीरे धीरे जैसे जैसे और ज़्यादा प्रकांड होती जाएगी चीज़ें, तो वो लोग मानते हैं कि बुद्ध भगवान के अवतार हैं एंड इसी बात को समर्थित करता है हमारा हिंदुज़्म का टेक्स्ट भी। वो भी इसी बात को मानते हैं क्योंकि उनको जब फॉलोअर्स जा रहे थे हिंदुज़्म से बहुत बुद्धिज़्म में,
तो उन्होंने उनको रोकने का एक बहुत बढ़िया तरीका अपनाया, कहा कि बुद्धिज्म जो बुद्धा है वो विष्णु के अवतार है। अब यहाँ से अवतार का कॉन्सेप्ट आया, तो बुद्धा को हिंदुज़म में भी पूजा जाने लगा, एंड महायान वाले तो पहले से ही पूज रहे थे। उसके बाद से जो बुद्धा की मूर्तियाँ जो भी आप देखते हैं, बड़ी बड़ी 80 फीट की मूर्ति, 75 फीट की मूर्ति तब से बनवाई जाने लगी है। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1st सेंचुरी BC के बाद से। तो ये जो खाली सीट है, अगर कहीं स्कल्पचर में आप खाली सीट और ट्री को देखेंगे, वृक्ष को देखेंगे, दैट मीन्स कि वो जो सिंबल है वो ये दर्शा रहा है कि बुद्ध यहाँ पे मेडिटेट कर रहा है, एंड ये जो वृक्ष है वो बोधि वृक्ष है, यहाँ पे इनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति होगी। 342वें क्वेश्चन को देखते हैं। द कंटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट हैज बीन डिपिक्टेड थ्रू वॉल पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स, की अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ के विषय को चित्रित करा गया है? क्या सूत्र पिटक की चीज़ों को वहाँ पे दिखाया गया, क्या जातक कथाओं की चीज़ों को वहाँ पे दिखाया गया, क्या अशोक वदना की चीज़ों को वहाँ पे दिखाया गया है, या इनमें से कोई नहीं? अगर कोई और टेक्स्ट होगा तो आपको ऑप्शन डी सेलेक्ट करना अपने आंसर के तौर पे। आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें, चैट बॉक्स में भी आंसर दें, एंड हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। अलग अलग लेवल पे जब आप जाएंगे तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से आपका सामना होगा। लेवल 2 में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट टाइप होंगे, एसोसिएशन के क्वेश्चन हमारे पास लेवल 3 में होते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी वहीं पे हम लोग करवाते हैं। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आप ही और ज़्यादा ब्रश कर पाएंगे अपने कॉन्सेप्ट को। सो अजंता की गुफाओं में हमने देखा था कि जातक कथाओं को चित्रित करा गया है, जितनी भी जातक टेल्स है उनमें उनको मोस्टली वहाँ पे चित्रित करा गया है। वहीं पे ये भी दिखाया गया है कि कैसे जो मारा नाम का राक्षस है वो बुद्ध की तपस्या को भंग करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तरह तरह के उपाय करता है, लेकिन जो बुद्ध है वो उन सारी ही चीज़ों से, सारे ऑब्स्टैकल से ओवरकम करते हैं। जो सिद्धार्थ है उन सारी ऑब्स्टैकल को ओवरकम करके बुद्ध बनते हैं, यानी कि एनलाइटेंड होते हैं। तो अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं को चित्रित करा गया, उनको पेंट करा गया, जिसका एक एग्जाम्पल आपकी किताब में भी दिया गया। एक तस्वीर है जिसमें एक पुरुष बैठा हुआ है, उसके आसपास उनके जो सर्वेंट्स हैं वो उसकी सर्विस कर रहा है, उसकी सेवा कर रहा है। उसके बाद 343वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज बीन शोन एज सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड विजडम इन स्कल्पचर? एंड अजंता की गुफाओं से आप याद रखेंगे कि अजंता की गुफाएं ना बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है पूरी की पूरी, एंड एलोरा की गुफाओं में हिंदुज्म के भी स्कल्पचर्स हैं, जैनिज्म के भी स्कल्पचर्स हैं, लेकिन अजंता की गुफाओं में 99% ऑफ द थिंग्स आर इन्फ्लुएंस्ड विद द बुद्धिज्म फिलॉसफी। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज बीन शोन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड विजडम इन स्कल्पचर? की जो मूर्ति कला होती है उसमें किस जानवर का हम लोग उपयोग करते हैं ज्ञान और शक्ति के प्रतीक के रूप में? क्या घोड़े का उपयोग करते हैं, क्या फॉक्स का उपयोग करते हैं, क्या हाथी का, क्या बाघ का? मतलब अगर हमें किसी भी ऐसे चीज़ को दिखाना जो शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ और विजडम से जुड़ी हुई हो, तो हम किस जानवर को सिंबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं? जो अर्लीस्ट स्कल्पचर है बुद्धिज्म का उसमें सिंबल का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जानवरों का तो एक तो कथाओं के माध्यम से तो चित्रण करा ही जाता था, उसके अलावा इनको एज ए सिंबल भी यूज़ करा जाता था। लाइक यहाँ पे अगर बात करें तो हाथी का एग्जाम्पल है, हाथी द एलिफेंट हैज़ बीन यूज्ड एज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड विजडम की। ये इसमें ताकत भी है एंड इसमें विजडम, इसमें बुद्धि भी होती है, शक्ति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में हाथी को दर्शाया गया। ये तीनों ऑप्शन का जिक्र आपकी किताब में करा ही नहीं गया, तो इसको ऐसे ही डिस्कार्ड कर देना है। कंफ्यूज नहीं होना, आपके किताब में ऐसा कोई भी ऑप्शन दे दे जो आपकी किताब में नहीं आया है तो आपको सीधे उसको डिस्कार्ड कर देना। ऐसे घोड़े का जिक्र कभी नहीं आया, लोमड़ी का जिक्र कभी नहीं आया, बाघ कभी नहीं आया कभी भी। तो हमारे पास जो स्कल्पचर है उनमें तो हाथी का ही जिक्र आया था ना, हाथी है, एक गजलक्ष्मी है, एक नाग है, सरपेंट बना हुआ है, तो उसमें से हमने देखा था कि हाथी को दिखाया गया है शक्ति और ज्ञान के प्रतीक के तौर पे। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी एलिफेंट। नाउ आगे बढ़ते 344वें क्वेश्चन को देखते हैं। द सिंबल ऑफ स्तूपा इन स्कल्पचर यूज्ड टू शो कि मूर्ति कला में जो स्तूप को किसके प्रतीक के तौर पे प्रयोग किया जाता है? स्तूप अगर किसी मूर्ति कला में किसी मोटिव के तौर पे दिखाया गया, आकृति के तौर पे किसी स्कल्पचर में मूर्ति कला में बनाया गया, तो ये किस इवेंट को दर्शाने के लिए दिखाया जाता है? स्तूप किस इवेंट को दर्शाने के लिए दिखाया जाता है? जैसे हमने देखा था कि एम्प्टी सीट और बोधि वृक्ष अगर है मतलब ट्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बुद्ध वहाँ पर मेडिटेट कर रहा है, वो एनलाइटन हो रहा है। तो ऐसे ही स्तूप अगर किसी भी स्कल्पचर में दिखाया गया, यहाँ पे आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि स्कल्पचर की जहाँ पे स्तूप दिखाया गया है, तो ये किस इवेंट को दर्शाता है? क्या महापरिनिर्वाण को दर्शाता है, क्या महाप्रबोधन यानी कि एनलाइटनमेंट को दिखाता है, क्या बुद्ध के जन्म यानी कि बर्थ ऑफ बुद्धा को दर्शाता है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, महापरिनिर्वाण, प्रबोधन, बुद्ध का जन्म। अच्छा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको पिछले एमसीक्यूज में आपने पढ़ा होगा कि स्तूप हम लोग क्यों बनाते थे एंड स्तूप में क्या चीज़ें स्टोर रहती थी। तो स्तूप में क्या स्टोर रहते थे? बुद्धा के फिजिकल एंड मटेरियल रिमेन्स, फिजिकल एंड मटेरियल रिमेन्स। एंड स्तूप का जिक्र कब आया था? जब आनंद ने पूछा कि तथागत आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा, हम लोग कैसे गाइडेंस सीख करेंगे? तो बुद्धा ने कहा था कि तुम्हें गाइडेंस सीख करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने जो पाथ बताया उसमें एक आदमी की मदद वो खुद कर सकता है, किसी और से उसे मदद लेने की ज़रूरत नहीं है।
फिर भी अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम क्या करना, महापथों के चौराहे पे, मतलब जहाँ पे 4 महापथ आके जुड़ते हैं, वहाँ पे तुम थूक बनवाना। थूक मतलब पाली में थूक का मतलब स्तूप होता है। स्तूप बनवाना एंड उस वहाँ लोग आके बैठेंगे, वहाँ पे लोग शांति लाएंगे एंड जो भी वहाँ जाके शांति की कामना करेगा, दूसरों के सुख की कामना करेगा, उन पे हमेशा ब्लेसिंग्स बरसाई जाएंगी, उन पे हमेशा कर्म किया जाएगा। तो ये जो महापरिनिर्वाण है, यानी कि बुद्धा का जो देहांत है, उससे रिलेटेड है स्तूपा का कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक तो वहाँ पे फिजिकल और मटेरियल रिमेन्स रखे जाते हैं बुद्धा के, एंड देहांत के समय ही, महापरिनिर्वाण के समय ही आनंद जो थे, जो बहुत प्रिय शिष्य माने जाते थे बुद्ध के, उन्हीं के कहने पर बुद्धा ने संघ में वुमेन की एंट्री अलाउ की थी। तो महापरिनिर्वाण के साथ ही ये स्तूप का रिलेशन जुड़ा हुआ है। स्तूप वैसे प्री बुद्धिज्म एरा में भी होते थे, बुद्धिज्म के आने से पहले भी होते थे, लेकिन उसके बाद जो है ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया, ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाने लगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी महापरिनिर्वाण। कि अगर आप स्तूप देखते हैं किसी स्कल्पचर में, तो ऑब्वियसली वो बुद्धा के देहांत को, बुद्धा के देह त्याग को एंड महापरिनिर्वाण को दर्शाता है। निर्वाण मतलब आपने अगर जन्मजात ही ऐसे ज्ञान की प्राप्ति कर ली है जिससे आप पूरी तरीके से मोह माया को, सांसारिक सुखों को छोड़ चुके हैं, दैट इज निर्वाण। जैसे बुद्धा ने 35 साल की उम्र में निर्वाण की प्राप्ति की। एंड जो लोग जीवित रहते ही निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं, वो जब मरते हैं तो परिनिर्वाण की प्राप्ति करते हैं, मतलब परम सुख। इससे बड़ा ब्लिस हो नहीं सकता। एंड चूंकि बुद्धा के केस में परिनिर्वाण हुआ था, इसीलिए हम लोग इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण, जैसे बुद्धा ने महल से प्रस्थान किया तो वो सिंपल एक प्रस्थान है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि वो बुद्धा के केस में है तो ये महाप्रस्थान कहा जाता है, द ग्रेट डिपार्चर कहा जाता है। So this is the concept. Now coming to the next question, 345th question की the motive of शलभंजिका was considered to be। शलभंजिका का जो मूल भाव है, शलभंजिका नाम की तस्वीर आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आ रही होगी। तो ये जो शलभंजिका है, इसका मूल भाव क्या था, क्यों इसको स्कल्पचर में यूज किया जाता था? क्या इसे लोग जादुई मानते थे इसीलिए स्कल्पचर में यूज करते थे? क्या इसे अशुभ मानते थे इसीलिए स्कल्पचर में यूज करते थे? क्या इसे शुभ मानते थे इसीलिए स्कल्पचर में यूज करते थे? क्या इसे दैवीय मानते थे इसीलिए स्कल्पचर में यूज करते थे? आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों ही जगह बताना है। एंड अगर आपको कोई दिक्कत है तो भी आप बता सकते हैं। जो भी नए बच्चे हैं बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, यहाँ पे जो भी दिक्कत है होती है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो, जिस भी सेशन में आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछेंगे, तो वी आर ट्राइंग कि हम लोग सारी ही प्रॉब्लम्स का निपटारा कर पाए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो आप लोग बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो। एंड इससे भी ज़्यादा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप अपने दोस्तों में भी इस MCQ सेशंस को शेयर करें, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के MCQ सेशंस हो, 11th हिस्ट्री के हो, 12th हिस्ट्री के हो, ताकि उनका भी भला हो सके एंड हमें भी थोड़ा सा मजा आए, आपको भी मजा आए हेल्दी कंपटीशन करने में। तो शलभंजिका नाम की जो मूर्ति है, जो एक औरत की है, उसको बहुत शुभ माना जाता था। एंड ये जो शलभंजिका का कॉन्सेप्ट है, ये किसी भी बुद्धिज्म टेक्स्ट से नहीं आया। बेसिकली होता क्या है ना, जब भी ये जो हिस्टोरियंस होते हैं, ये हिस्टोरियंस जब इन मूर्तियों को स्टडी करते तो इनके साथ साथ टेक्सचुअल एविडेंसेस को भी स्टडी करते, क्योंकि मूर्तियों का जो प्रमाण है, रेफरेंस है, वो हमें टेक्स्ट के आधार पे ही मिलेगा। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि शलभंजिका का क्या मतलब है? या स्तूपा अगर हमने किसी स्कल्पचर में देखा तो उसका मतलब महापरिनिर्वाण होगा, या अगर हमने सीधे वृक्ष और खाली सीट दिखा दिया उसका मतलब बुद्धा का मेडिटेशन या एनलाइटनमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें टेक्सचुअल एविडेंसेस के थ्रू में पता चलती है कि अच्छा, स्तूप का कॉन्सेप्ट जो है महापरिनिर्वाण से रिलेटेड है, बोधि वृक्ष एंड खाली सीट का कॉन्सेप्ट बुद्धा के एनलाइटनमेंट और मेडिटेशन से रिलेटेड है। तो इस तरीके से हमें चीज़ें पता चलती है टेक्सचुअल रेफरेंस के थ्रू। तो इसीलिए जब भी इतिहासकार किसी भी ऐसे चीज़ों से उनका सामना होता है जिनको उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, तो उनको वो लोग फिर टेक्सचुअल एविडेंसेस में खोजने का प्रयास करते हैं कि टेक्स्ट में, किताबों में, ग्रंथों में इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो शलभंजिका का जिक्र किसी भी बुद्धिज्म के स्क्रिप्चर में नहीं है, ये हिंदुज्म के स्क्रिप्चर से आती है, ये नॉन बुद्धिज्म या प्री बुद्धिज्म एरा से आती है। इसका मतलब ये है कि अगर शलभंजिका का इस्तेमाल बुद्धिज्म के स्कल्पचर में करा गया है एंड लेकिन ये बुद्धिज्म की तो है नहीं, ये जो कहानी है शलभंजिका की जो कहानी है बुद्धिज्म से रिलेटेड है नहीं, वो सनातन धर्म से रिलेटेड है, नॉन बुद्धिज्म सेक्ट से रिलेटेड है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो शलभंजिका का कॉन्सेप्ट है, अगर इसको बुद्धिज्म के स्कल्पचर में इम्बाइब करा जा सकता है, इनकलकेट करा जा सकता है, दैट मीन्स कि और भी अन्य सारे ट्रेडिशंस के कॉन्सेप्ट्स को इम्बाइब करा जाता होगा, इनकलकेट करा जाता होगा, ना केवल बुद्धिज्म के ट्रेडिशंस को। सो दैट वाज इंटरचेंजिंग ऑफ द आइडियाज। तो ये जो शलभंजिका कॉन्सेप्ट है, ये बहुत शुभ माना जाता है। शलभंजिका एक औरत की कहानी है जो कि बहुत पवित्र मानी जाती थी। अकॉर्डिंग टू सनातन टेक्स्ट ऐसा कहा जाता था कि वो ना एक पेड़ को छूती है, जिस भी पेड़ को छूती थी वहाँ पे फल लगने शुरू हो जाते थे, फूल लगने शुरू हो जाते थे। इसीलिए जब आप देखेंगे सांची स्तूप के तोरण द्वारों पे, मतलब गेटवेज पे, ये जो शलभंजिका की मूर्ति है उसको लगाया गया है, क्योंकि ये ऑस्पिशियस मानी जाती है, बहुत प्योर मानी जाती है। तो दैवीय भी नहीं मानी जाती, इनके पास कोई शक्ति नहीं है। दिस इज बेसिकली बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है। अशुभ का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जादुई की कोई बात ही नहीं। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। एंड चूंकि शलभंजिका जैसी चीज़ों को इंक्लूड करा जा रहा है, दैट मीन्स कि बुद्धिज्म वाले अपने स्कल्पचर में ना केवल बुद्धिज्म के टेक्स्ट से उन चीज़ों को उठाते हैं, बल्कि अन्य
रिलीजन के टेक्स्ट को भी उठाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे जो बुद्धिज्म के लोग हैं वो तो पहले किसी और धर्म के फॉलोअर थे ना, उन्होंने अपनाया है, तो दे कैरीड अवे दियर थिंग्स विद देम। उन्होंने अपनी चीज़ों को अपने साथ लाया एंड उसको बुद्धिज्म में फिट करवा दिया। देखो जैसे गजलक्ष्मी का कॉन्सेप्ट है, एक देवी है, उनके ऊपर जो 2 हाथी हैं अपने सूंड से जल चढ़ा रहा है एंड वो लोटस के फूल पे बैठी हुई है एंड माना जाता था कि वो जो है बहुत बड़े भाग्य की देवी है, बहुत गुड फॉर्चून की देवी मानी जाती है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये नॉन बुद्धिज्म सेक्ट से आया है, लेकिन लोगों ने लेके आया एंड फिर उन्होंने बुद्धिज्म के सेक्ट में, बुद्धिज्म के स्कल्पचर में उनको इनकलकेट करवाया। ये दिखाता कि कैसे आइडियाज़ और चीज़ों का आदान प्रदान होता था, एक्सचेंज होते थे। सो दिस इज द थिंग। नाउ कमिंग टू द 346 क्वेश्चन, द सेक्ट डैश सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म मीन्स द ग्रेट व्हीकल, की किस बौद्ध संप्रदाय का अर्थ है महान वाहन? क्या महायान का अर्थ है, क्या हीनयान का अर्थ है, क्या वज्रयान का अर्थ है, क्या मंत्रयान का अर्थ है महान वाहन? महान वाहन मतलब द ग्रेटर व्हीकल। महायान, हीनयान, वज्रयान या मंत्रयान। यान मतलब व्हीकल एंड अगर आप ग्रेटर की बात करें तो महा मतलब ग्रेटर होता है, तो द करेक्ट आंसर विल बी महायान। हीनयान की अगर बात करें तो जो सबसे एंशिएंट बुद्धिज्म का सेक्ट है, सबसे एंशिएंट पंथ है, वो हीनयान ही है। इसको महायान वाले कहते हैं ये हीनयान है, ये तुच्छ वाहन है। लेकिन हीनयान वाले खुद को क्या कहते हैं? थेरवाड़ा। थेरवाड़ा मतलब ऐसे लोग जो थेराज को फॉलो करते हैं। थेराज मतलब एल्डर पीपल, लाइक बहुत बुद्ध हो गए, उनके बाद जो उनके सक्सेसर्स आते हैं, महाकश्यप, आनंदा हो गए, इन सारे लोगों की टीचिंग्स को हम लोग फॉलो करते हैं। So that's why we are Theravada, because we follow the teachings of Theras or the elder ones. लेकिन महायान वाले इनको थेरवाडास नहीं कहते, हीनयान कहते हैं, तुच्छ वे के लिए। फिर एक वज्रयान आता, वो भी बाद में टूटता। वज्रयान और मंत्रयान कमोबेश बराबरी, क्योंकि वज्रयान में भी मंत्रों का जिक्र है, वज्रयान में भी तांत्रिक बुद्धिज्म कहा जाता है वज्रयान को ही, क्योंकि इसी में ना तंत्र मंत्र का इंट्रोडक्शन होता है। तो वज्रयान, महायान और हीनयान ये सारे, और मंत्रयान, ये सारे जो बुद्धिज्म के सेक्ट हैं। एंड सबसे ज़्यादा जो राइवलरी होती है वो हीनयान और महायान में होती है। ठीक है, हीनयान सबसे पुराना, उसके बाद महायान आता है एंड महायान इज कंसिडर्ड एज महान वाहन। वो खुद को अपने आप को कहते हैं कि वी आर ग्रेटर व्हीकल। ठीक है, क्योंकि हम बुद्ध को भगवान मानते हैं, उनको पूजते हैं। एंड वो थेरवाड़ा बुद्धिज्म के लोगों को कहते हैं ये हीनयान है, तुच्छ व्हीकल के लोग हैं, इनको नहीं पता कि किसको पूजना किसको नहीं पूजना, ये इल्यूजनरी वर्ल्ड में जी रहे हैं, ये धोखे में, भ्रम में जीते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स वाज कंसिडर्ड नेसेसरी बाय द हीनयान बुद्धिज्म टू अटेन लिबरेशन? के निम्नलिखित में से कौन सा जो घटक है हीनयान बौद्ध धर्म द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना गया था? क्या बुद्ध की भक्ति आवश्यक मानी गई है? क्या मंत्रों का जाप? अकॉर्डिंग टू हीनयान बुद्धिज्म बौद्ध धर्म को अगर हमने सिर्फ ब्रॉड कर दिया होता तो फिर बात अलग होती। जब हमने स्पेसिफाई कर दिया हीनयान बुद्धिज्म में किन चीज़ों पे जोर दिया गया है अगर किसी आदमी को मुक्ति प्राप्त करनी है, तो क्या बुद्ध की भक्ति से मुक्ति प्राप्ति होगी, क्या मंत्रों का जाप करने से मुक्ति प्राप्ति होगी, क्या अनुष्ठान और यज्ञ करने से मुक्ति प्राप्त होगी, यह व्यक्तिगत प्रयासों से मुक्ति प्राप्त होगी? हीनयान बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग व्हाट इज द परफेक्ट वे टू अटेन लिबरेशन और अटेन मोक्ष? तो हमने देखा था कि हीनयान वाले बुद्धिज्म की कोर फिलॉसफी पे फोकस करते हैं। एंड बुद्धिज्म में जो कोर फिलॉसफी है, बुद्धा ने क्या कहा था कि मेरी पूजा मत करो, बिकॉज हर एक आदमी का अपना रास्ता होता है मोक्ष प्राप्त करने का या लिबरेशन अटेन करने का। हर एक आदमी को वो एक लाइन बताते हैं कि बी द लैम्प ऑफ योर ओन लाइफ, तुम अपने खुद के लाइफ के चिराग हो एंड खुद के मार्ग को प्रशस्त करो एंड सबकी अपनी अपनी राहें होंगी एंड लेकिन जो मंजिल है वो सबकी एक है। वो कैसे आप लोग अचीव करेंगे? थ्रू इंडिविजुअल एफर्ट। जब तक आप नहीं एफर्ट लगाएंगे तब तक आप नहीं लिबरेशन को अटेन कर सकते। जब तक सामने वाला नहीं एफर्ट लगा रहा तब तक सामने वाला नहीं लिबरेशन को अटेन कर सकता। मेरी पूजा करने से या किसी और की पूजा करने से या मंत्रों का जाप करने से, अनुष्ठान और यज्ञों को तो वो लोग खुद ही अगेंस्ट अपोज करते थे, क्योंकि ये ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से बिलोंग करती थी। तो इन सारी चीज़ों पे बुद्धा का कोई जोर नहीं। उन्होंने कहा था कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है एंड एक आदमी को चाहिए कि वो इंडिविजुअल एफर्ट लगाए, खुद से कोशिश करे, खुद को प्योर करने की कोशिश करे, सारी चीज़ों को त्यागते हुए अटेन करे लिबरेशन। तो इंडिविजुअल एजेंसी और द इंडिविजुअल एफर्ट इज एम्फसाइज्ड बाय द हीनयान फिलॉसफी एज वेल एज बाय द कोर फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। जो कोर फिलॉसफी है वो भी यही कहता है कि आपको मंत्र को जाप करने की या बुद्ध की भक्ति करने की, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद प्योर रखें, राइटियस एक्शन, सही काम करें एंड सेल्फलेस लिविंग, बिना किसी मतलब के आपको जीना है। सो दिस इज द वे टू अटेन लिबरेशन, दिस इज द वे टू अटेन मोक्ष। सो दैट वाज द आंसर। उसके बाद 348वें क्वेश्चन पे आए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बुद्धिज्म आर नॉट करेक्ट? ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करा होगा तो उसमें से हमने पूछा है। पहला स्टेटमेंट है कि पिलग्रिम्स, आपको गलत स्टेटमेंट के बारे में बताने कि इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पिलग्रिम्स सच एज फाइयान एंड ह्वेनसांग ट्रैवल्ड फ्रॉम चाइना टू इंडिया फॉर नॉलेज, की उन्होंने चाइना से इंडिया की यात्रा की नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए। बोधिसत्ताज वर परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग्स, बोधिसत्वों को बहुत दयालु प्राणी माना जाता था।
बोधिसत्वास एक्युमुलेटेड मेरिट थ्रू दियर एफर्ट्स, उन्होंने खुद के एफर्ट से मेरिट, खुद के एफर्ट से पुण्य अर्जित की एंड उनको निर्वाण अटेन करने के लिए इस्तेमाल किया। उनका मेन मकसद क्या था? निर्वाण अटेन करना। जैसे बुद्धा ने निर्वाण अटेन किया वैसे ही। देन द लास्ट स्टेटमेंट इज कि महायान लिटरली मीन द ग्रेटर व्हीकल, कि महायान मतलब होता है महान, कि महायान का शाब्दिक अर्थ हुआ महान वाहन। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला तो जो डी स्टेटमेंट है वो तो अभी अभी नहीं देखा, महायान का शाब्दिक अर्थ महान वाहन है, तो ये तो सही है। देन ऑप्शन ए अगर आप देखें तो फायान और ह्वेनसांग चाइना से आए थे एंड देवर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, एंड क्यों आए थे? ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो ये भी पहला स्टेटमेंट भी सही है। बी और सी में अगर देखें तो बी स्टेटमेंट भी सही है कि बोधिसत्व जो होते थे, बोधिसत्व मतलब ऐसे लोग जो बुद्ध बनने के रास्ते पे हैं, जो बुद्धाहुड के मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, तो इनको बहुत दयालु प्राणी माना जाता था। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड ऑप्शन सी में अगर आप देखेंगे तो बोधिसत्व ने अपने प्रयासों से योग्यता अर्जित की, पुण्य अर्जित की, ये बहुत सही है। बोधिसत्व अपने इंडिविजुअल एफर्ट द्वारा मेरिट एक्युमुलेट करते, जैसा कि बुद्धा ने बताया था कि आपको किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है लिबरेशन को अटेन करने के लिए। आपको मैं लिबरेट नहीं कर सकता या फलाना आदमी लिबरेट नहीं कर सकता, आप खुद लिबरेट हो सकते हैं। हाँ, आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं, आप मेरी चीज़ों से सीख सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको लिबरेट कराऊंगी। तो बोधिसत्व भी अपने खुद के मेरिट से पुण्य की प्राप्ति करते हैं एंड उनका इस्तेमाल वो निर्वाण प्राप्ति के लिए करते हैं। यहाँ पे दूसरा जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट तो सही है कि उन्होंने खुद की मेरिट से पुण्य का अर्जन किया था, पुण्य अर्जन, एंड उसके बाद वो उन पुण्यों का, वो उन अच्छे कामों का इस्तेमाल करते हैं निर्वाण के प्राप्ति में, निर्वाण को अटेन करने के लिए, लिबरेशन को अटेन करने के लिए। दैट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि बोधिसत्वों को सख्त हिदायत थी कि आपको निर्वाण अटेन नहीं करना, क्योंकि आप अगर सांसारिक सुखों से, सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाएंगे तो लोगों को गाइड करने वाला कौन रहेगा? इसीलिए आप ज्ञान की प्राप्ति करें, पुण्य की प्राप्ति करें, और उनका इस्तेमाल आप लोगों की मदद करने में लगाए, न कि आपको सारी चीज़ों को छोड़ के, अबैंडन करके, रेनाउंस करके पहाड़ों में, ठीक है, सारी सांसारिक सुखों एंड दुखों से मुक्त होकर रहना है। ये सारी चीज़ें बुद्धों के लिए है। आप जब बोधिसत्व हैं तो आप ज्ञान अर्जित करें, पुण्य अर्जित करें, एंड इनकी मदद से आप लोगों की मदद करें, इनकी हेल्प से आप लोगों की मदद करना, कि आप निर्वाण अटेन करके अबैंडन कर दें दुनिया को त्याग दें। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, की ऑप्शन सी वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ गलत है, बाकी ए बी डी के स्टेटमेंट एकदम सही है। नाउ कमिंग टू द 349th क्वेश्चन, वेयर दिस इमेज हैज बीन फाउंड। ये जो इमेज है ये कहाँ मिली है? क्या सारनाथ में मिली है, क्या अजंता की गुफाओं में मिली है, क्या मथुरा में मिली है, या सांची में मिली है? ये जो पेंटिंग है ये एक वॉल पेंटिंग है, तो आई थिंक इतना हिंट बहुत काफ़ी होगा आपके लिए इस आंसर को अटेम्प्ट करने हेतु, कि ये जो है ये एक वॉल पेंटिंग है। एंड बहुत, एक तो हमारे पास जो टेंजिबल एविडेंसेस होते हैं उनमें से केवल स्कल्पचर बचते हैं, क्योंकि उनको नष्ट करना बहुत मुश्किल है, पत्थरों पे उनको उकेरा जाता, एंड कुछ कुछ पेंटिंग्स बचती है जो कि बहुत अच्छे से बनाई जाती है, जिनको बार बार ट्रेस करा जाता है। जैसे भीमबेटका की पेंटिंग्स है, ये जो पेंटिंग है वो भी एक बहुत एंशिएंट पेंटिंग है। तो ये जो चित्र है ये किसी वॉल में पाया गया है, एंड कहाँ की वॉल्स बहुत फेमस है, कहाँ की दीवारें बहुत फेमस है? न तो मथुरा की दीवारें फेमस है, न ही सांची के स्तूपों की दीवारें फेमस है, न ही सारनाथ की दीवारें फेमस है। दीवारें फेमस है अजंता की गुफाओं की, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल केव था एंड लोगों ने यहाँ पे तरह तरह की पेंटिंग्स बनवाई, जातक कथाओं को उत्कीर्ण करा, चित्रित करा। एंड ये भी जो एक पेंटिंग है ये अजंता की गुफाओं से मिली है हमें, एंड ये भी शायद किसी जातक टेल का ही पार्ट होगी। सो दिस पेंटिंग हैज़ ए फाउंड इन अजंता केव्स, एंड ये जो पेंटिंग है अगेन अजंता केव्स में जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, तो ये पेंटिंग का भी शायद जो सेंस है वो बुद्धिज़्म से ही रहा होगा। एंड बाकी जो एलोरा की गुफाएं देखते हैं उनमें जैनिज़्म के भी बहुत सारे मंदिर वगैरह, मठ वगैरह, एंड हिंदुज़्म के भी बहुत सारे मंदिर वगैरह। कैलाशनाथ टेम्पल तो जैनिज़्म में ही आता, आगे उसके बारे में भी हम MCQs अटेंड करेंगे। तो एलोरा की गुफाएं हिंदुज़्म एंड जैनिज़्म, अजंता की गुफाएं बुद्धिज़्म। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेवल 1, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू इंडिकेट द फर्स्ट sermon ऑफ बुद्धा, कि बुद्ध के पहले उपदेश को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? पहले उपदेश को इंगित करने के लिए हमने देखा था कि स्तूप का जिक्र करा गया महापरिनिर्वाण के लिए, फिर एक खाली सीट और वृक्ष को डिपिक्ट करा हमने कि बुद्धा के मेडिटेशन को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे बुद्ध के पहले उपदेश को दिखाने के लिए किसको इंगित करा गया? ऑप्शन सी को पहले डिस्कार्ड कर देना, बोधि वृक्ष और खाली आसन अभी अभी हमने देखा, वो किसको डिनोट करता है? तो वो करता है बुद्धा के एनलाइटनमेंट को, बुद्धा के मेडिटेशन को। तो यहाँ पे या तो सांप हो सकता है, या शल भज्जिका हो सकती है, या पहिया हो सकता है। शल भज्जिका किसी भी आप कह ले तो बुद्धिज्म के टेक्स्ट से मैच खाता नहीं, ये नॉन बुद्धिज्म के स्कल्पचर से लिया गया है। शल भज्जिका एक लड़की थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा प्योर, पायस एंड बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस थी, जो एक पेड़ को एक बार छू दे तो उस पर फ्लावर और फल लगने शुरू हो जाते थे। सांप के बारे में सरपेंट का जिक्र दिया गया, सरपेंट की आकृति बनाई गई है सांची के स्तूप में, लेकिन इसका भी ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे वो दर्शाया जा रहा है कि बुद्धा ने पहली बार किसी 4-5 लोगों को उपदेश दिया। तो हमने देखा था कि जब बुद्धा उपदेश देते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस इवेंट को क्या कहते हैं। आपको अगर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से पता तो भी आप आसान इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बुद्धा ने जब स्पीच दिया, पहला प्रवचन दिया, पहला डिस्कोर्स दिया,
उसको हम लोग कहते हैं धर्म या धम्म चक्र परिवर्तन, धम्म चक्र परिवर्तन। दैट इज बेसिकली द फर्स्ट सर्वन। अब यहाँ पे किसको दिखाया जाना चाहिए? धम्म चक्र को। तो इसीलिए पहिए को यहाँ पे दर्शाया जाता है। अ व्हील इज डिजाइनेटेड टू शो द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, कि बुद्धा पहला सरमन दे रहा है। कहाँ पे पहला सरमन देते हैं आपको ये हमें कमेंट बॉक्स में एंड चैट बॉक्स दोनों जगह बताना है, बुद्धा ने अपना पहला सरमन कहाँ पे दिया था। तो होप कि आप सब ने लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा। नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द लेवल 2। लेवल 2 में आपके सामने 5 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें आपके सामने चूज द करेक्ट स्टेटमेंट टाइप, मैच द फॉलोइंग टाइप एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 351 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग, की प्राचीन प्रारंभिक बौद्ध शिक्षा के संबंध में, कीवर्ड क्या है? प्रारंभिक बौद्ध शिक्षा, अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग, इसके संबंध में कौन सा जो कथन है यहाँ पे सही नहीं है? फाइंड आउट दोज स्टेटमेंट्स व्हिच आर इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट, द वर्शिप ऑफ बोधिसत्तास वाज प्रोहिबिटेड बट द वर्शिप ऑफ बुद्धा वाज अलाउड, की बोधिसत्व की पूजा करने से तो मनाही करी गई थी, लेकिन बुद्ध की पूजा करने से कोई मनाही नहीं करी गई थी। सेकंड स्टेटमेंट इज कि दे फोकस्ड मेनली ऑन द सेल्फ एफर्ट टू अटेन निर्वाण, की उन्होंने कहा कि अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है तो आपको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, नोबडी इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू। उसके बाद बुद्धा वॉज रिगार्डेड एज ह्यूमन बीइंग हु अचीव्ड निर्वाण, के बुद्धा को ऐसे इंसान के तौर पे देखा जाता था जिन्होंने अचीवमेंट करा है निर्वाण का, हु अटेन्ड द लिबरेशन, हु अटेन्ड द निर्वाण, या जो एनलाइटेंड हुए हैं। तो इन तीनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसके परिप्रेक्ष्य में? प्रारंभिक बौद्ध शिक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में, इनिशियल बुद्धिस्ट टीचिंग्स के परिप्रेक्ष्य में। तो क्या केवल पहला स्टेटमेंट गलत है? क्या दूसरा तीसरा दोनों ही गलत है? क्या केवल तीसरा गलत है? या इनमें से कोई नहीं, मतलब तीनों ही स्टेटमेंट सही है, कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, दोनों जगह पे देना है। वीडियो को पॉज करें एंड देन आप अटेम्प्ट करें। पहले एक एक करके स्टेटमेंट्स को पढ़ें, देन उसके बाद आप स्टेटमेंट्स को पढ़ने से ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएंगे। सो पहला स्टेटमेंट अगर हम पढ़ते हैं तो द वर्शिप ऑफ बुद्धा बोधिसत्तास वाज प्रोहिबिटेड बट द वर्शिप ऑफ बुद्धा वाज अलाउड। ये कॉन्सेप्ट कहीं पे नहीं था। बोधिसत्ता की वर्शिप को तो प्रोहिबिट करा ही गया था अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स में। बुद्धा ने खुद भी नहीं करा था कि मेरी पूजा करो। आनंदा ने पूछा कि हम क्या करेंगे तथागत इसके बाद, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरी जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हमने जो रास्ता आपके लिए बताया है वो रास्ता आपको खुद तय करना है। वो रास्ता आपके लिए मैं नहीं चल के जाऊंगा, या आपके लिए कोई और बोधिसत्व आगे चल के नहीं जाएगा। तो आपको किसी को वर्शिप नहीं करना है, नॉट इवन मी। तो हियर स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड दैट मीन्स कि यहाँ पे केवल ऑप्शन ए में ही स्टेटमेंट वन का मेंशन है, तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए। हमने यहाँ पे केवल एक ही स्टेटमेंट पढ़ा एंड तुरंत हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते आए, तो बी में ना तो बी में स्टेटमेंट वन का जिक्र है, ना ही ऑप्शन सी में स्टेटमेंट वन का जिक्र है, ना ही ऑप्शन डी में। तो खैर ऐसी चीज़ लिखी गई, सारी ही स्टेटमेंट सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि केवल वन स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। बाकी दूसरा तीसरा सही है कि नहीं उसको एक बार देख लेते। तो वैसे तो सही है ही अकॉर्डिंग टू आवर आंसर, फिर भी एक बार देख लीजिए कि उन्होंने मुख्य रूप से निर्वाण प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रयास पर ध्यान केंद्रित किया। एक्चुअली ये सही स्टेटमेंट है। प्रारंभिक बौद्ध शिक्षाओं में कहा गया था कि अगर किसी आदमी को निर्वाण अटेन करना है, एनलाइटेंड होना है, तो उसे खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, कोई बुद्ध को पूजने से या किसी बोधिसत्व को पूजने से ऐसा नहीं होने वाला। थर्ड स्टेटमेंट, बुद्ध को इंसान के रूप में माना जाता था। जो प्रारंभिक बौद्ध शिक्षाएं थी, जो हीनियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, हीनियन इसको नहीं कहा जाए, इसको थेरवाड़ा कहा जाए, क्योंकि हीनियन तो महायान वाले कहेंगे, बिकॉज दे थिंक कि दे आर ग्रेटर वेकिल। तो वो थेरवाड़ा बुद्धिज्म के जो फॉलोअर्स होते हैं उनको कहते हैं वो हीनियन है, वो तुच्छ वेकिल के पार्ट है, मतलब वो बहुत इनसिग्निफिकेंट चीज़ है, क्या करते हैं। तो जो थेरवाड़ा स्कूल ऑफ फिलॉसफी है वो क्या मानती है कि बुद्ध एक इंसान है, बुद्ध कोई भगवान नहीं है, एंड जिन्होंने खुद से प्रयास करके, खुद से सारी चीज़ों का त्याग करके निर्वाण अटेन किया था, एंड जब वो कर सकते तो कोई भी कर सकता। तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसको हमें नहीं चुनना ऑप्शन में। एंड सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट का जिक्र ऑप्शन बी में भी, ये भी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन सी में भी ये भी डिस्कार्ड हो गया, एंड ऑप्शन डी तो डिस्कार्ड हो ही गया, क्योंकि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड यहाँ पे दिया गया इनमें से कोई भी नहीं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 352nd क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्कल्पचर ऑफ सांची स्तूप। सांची के स्तूप की मूर्ति कला के संबंध में, मूर्ति कला मतलब ये भी अर्ली बुद्धिज्म में रहा की मूर्ति कला, तो इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिंबल्स ऑफ प्री बुद्धिज्म एंड नॉन बुद्धिज्म कल्चर्स वेर नॉट यूज्ड, की पूर्व बौद्ध और गैर बौद्ध संस्कृति की जो चीज़ें हैं वो मूर्ति कला में, सांची स्तूप की मूर्ति कला में हमें देखने को नहीं मिलती। यानी कि सांची की मूर्ति कला में केवल बुद्धिज्म से जुड़ी हुई चीज़ों का ही चित्रण करा गया था। उसके बाद गजलक्ष्मी वॉज कंसिडर्ड टू बी द गॉडेस ऑफ गुड फॉर्चून, की गजलक्ष्मी को अच्छे भाग्य की देवी माना जाता था। तीसरा स्टेटमेंट, शलभंजिका का उपयोग पवित्रता और शुभता के प्रतीक के रूप में किया जाता है। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या केवल पहला सही है, पहला दूसरा दो सही है,
दूसरा तीसरा दोनों सही है या केवल तीसरा सही है? सही स्टेटमेंट आपको, सही ऑप्शन चुन के आपको कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों ही जगह पर बताना है। एंड अभी तक हमने पीछे जितनी भी चीज़ें आपको बताई है सांची के स्तूप की मूर्तिकला के संबंध में, उन चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखेंगे कि भाई कैसे मूर्तिकला से जो हिस्टोरियन होते हैं एंड मूर्तिकला से जो हिस्ट्री को फिगर आउट करते हैं उनको हम लोग कहते हैं आर्ट हिस्टोरियन। आर्ट हिस्टोरियन आर दोज प्रोफेशनल, वो क्या करते हैं मूर्तिकला पेंटिंग्स वगैरह देख के उनके इतिहास के बारे में अनुमान लगाते हैं कि कब का हो सकता है, किस ज़माने का हो सकता है, इसका रेफरेंस किस टेक्स्ट में हमें मिलेगा, या और भी बहुत अन्य प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध करवाते हैं। सो दीज आर द कैटेगरी ऑफ आर्ट हिस्टोरियन, जो कि मूर्तियाँ पढ़ते हैं, जो कि पेंटिंग्स को देखते हैं, चाहे जनता की पेंटिंग्स हो, भीमबेटका की गुफाओं की पेंटिंग्स हो। तो यहाँ को इन पेंटिंग्स को डिसाइफर करने का काम, इनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करने का काम आर्ट हिस्टोरियंस नहीं करा है। तो पहला स्टेटमेंट अगर आप देखें, होप कि आपने सारी स्टेटमेंट को देख के अपना आंसर चुन लिया होगा। पहला स्टेटमेंट अगर आप देखें तो सिंबल्स ऑफ प्री बुद्धिज्म एंड नॉन बुद्धिज्म कल्चर्स वर नॉट यूज्ड, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अगर ऐसा होता तो शलभंजिका की जो मूर्ति है वो क्यों लगाई गई है? वो तो नॉन बुद्धिज्म सेक्ट से आया हुआ है। शलभंजिका की जो मूर्ति है वो तो हमने कभी भी बुद्धिज्म के किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी कहानी में इसका जिक्र नहीं देखा है कि शलभंजिका नाम की एक औरत है एंड वो जब पेड़ों को छूती है तो उसमें फल आने फूल आने शुरू हो जाते हैं। ये तो सनातन धर्म के टेक्स्ट में थी। ऐसे ही गजलक्ष्मी का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो गजलक्ष्मी की तस्वीर बनाई गई है वो कहाँ से आई है? वो भी तो बुद्धिज्म के टेक्स्ट में कहीं मेंशन नहीं है। तो ना केवल बौद्ध संस्कृति की चीज़ों को वहाँ पे डाला गया, बल्कि बहुत सारी गैर बौद्ध संस्कृति एंड बहुत सारी पूर्व बौद्ध संस्कृति जो बौद्ध धर्म के आने से बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रही है, उनको भी वहाँ पे इनकलकेट करा गया, उनको भी वहाँ पे शामिल करा गया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट का जिक्र जिस भी ऑप्शन में है उसे हमें डिस्कार्ड कर देना। ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया, या तो ऑप्शन सी आंसर होगा या ऑप्शन डी आंसर होगा। द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट कि गजलक्ष्मी को अच्छे भाग्य की देवी माना जाता था। हिंदू धर्म में ऐसे लक्ष्मी की ऐसा चित्रण करा जाता है, कमल पर बैठा के फिर ऊपर हाथी वगैरह जल चढ़ा रहा है, तो ऐसे ही माना गया कि ये शायद भाग्य की देवी है। क्योंकि ऑफन जो आर्ट हिस्टोरियन है वो जो मूर्तिकला वो देखते हैं तो इसका रेफरेंस पहले वो टेक्स्ट में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसके बारे में हमें किताबों में, ग्रंथों में क्या पता चल सकता है। देन दे गॉट इट कि ये कोई गजलक्ष्मी है एंड ये धन दौलत देती है, तो इन्हें अच्छे वैभव की, अच्छे भाग्य की देवी माना गया। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो सी आंसर होगा हमारा, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट का मेंशन ऑप्शन डी में तो क्या नहीं करा है, तो ऑप्शन डी विल बी डिस्कार्डेड। नाउ द सेकंड ऑप्शन का मेंशन केवल सी में है, तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। यहाँ आपने देखा कैसे हमने थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ा भी नहीं, फिर भी हम सही आंसर पे पहुंच गए। वैसे थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि शलभंजिका नाम की जो मोटिव है, जो आकृति है, उसका मतलब ये है कि उसको शुभता के प्रतीक के तौर पे, पवित्रता के प्रतीक के तौर पे लगाया जाता था, और फिर गेटवेज पे, तोरण द्वारों पे, कि गेटवेज पे ही सारी चीज़ों का आगमन होता है। तो आगमन पे ही तो लोग ऑस्पिशियस जितनी भी शुभ चीज़ें हैं, जितनी भी ऑस्पिशियस चीज़ें, वो तो लोग तोरण द्वार पे ही लगाएंगे, गेटवे पे ही लगाएंगे। तो शलभंजिका की जो मूर्ति है वो भी गेटवे पे ही लगाई गई, ईस्टर्न गेटवे पे लगाई गई। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन सी, कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही सही है एंड जो पहला है वो गलत है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे आपके सामने एक तस्वीर है, वेयर दिस इमेज हैज़ बीन फाउंड। यहाँ पे एक सरपेंट की तस्वीर है, ये एक नाग की तस्वीर है। आपको बताने कि ये इमेज, ये आकृति कहाँ मिली है। क्या ये अमरावती में मिली है, क्या ये भरूच में मिली है, क्या ये सारनाथ में मिली है, क्या ये सांची में मिली है? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों ही जगह बताना है। सरपेंट की आकृति है ये, ऐसे नागों की तस्वीर आपने शायद बहुत बार देखा भी होगा अपने घरों में, मूर्तियों में। अमरावती, भरूच, सारनाथ या सांची, तो ऐसी चीज़ें जो है, अभी हमने सांची के स्तूप के बारे में ही पढ़ा। अमरावती के स्तूप में अगर चीज़ें मिली भी होती तो हमें पता नहीं चलता, बिकॉज सारी चीज़ें तो लूट के ले गए लोग। भरूच के स्तूप का भी ना एक खंडर ही बचा हुआ है, इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अगर भरूच के स्तूप के बारे में विकिपीडिया में पढ़ेंगे तो अभी वहाँ पे एक्सकेवेशंस की जानी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं पता चल पाई हैं। तो अमरावती और भरूच तो ऐसे ही साइड हो गया। बाद बचा सारनाथ है सांची। सारनाथ में बहुत सारी चीज़ें अभी तक हमें पता चली है, पर सारनाथ में उस लेवल का एक स्कल्पचर नहीं दिखाया गया है, उस लेवल की मूर्तिकला नहीं हुई जितनी सांची में हुई है। तो ये जो सरपेंट है ये सांची में ही बनाया गया था एंड ये भी हमारा नॉन बुद्धिज्म ट्रेडिशन से लिया गया एक आप कह रहे तो मतलब स्कल्पचर है। जैसा गजलक्ष्मी के कॉन्सेप्ट को हमने देखा, शलभंजिका के कॉन्सेप्ट को देखा, ऐसे ही जो सरपेंट का कॉन्सेप्ट ये भी नॉन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से ही लिया गया है एंड वहाँ पे दीवारों पे उनको बनाया गया। सो दिस इमेज हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम सांची एंड उसके उसी इमेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि इस इमेज को जब एक इतिहासकार देखते हैं, वो आर्ट हिस्टोरियन होते हैं, मतलब मूर्तियों को देख के हिस्ट्री पता लगाते हैं, तो वो क्या कहते हैं ना, जब उन्होंने इस इमेज को देखा एंड जब वो देखा, जब उन्होंने ऐसे स्कल्पचर को देखा जहाँ पे बोधि वृक्ष को दिखाया गया, एम्प्टी सीट को दिखाया गया है, जो कि हमने बताया था आपको कि बुद्धा का मेडिटेशन और एनलाइटनमेंट को दिखाता, दर्शाता, सिंबलाइज करता। तो उस हिस्टोरियन ने कहा कि ये जो सांची है ये बुद्धिज्म वगैरह का नहीं, ये हमें लगता है कि कोई वृक्ष और नाग पूजा का केंद्र रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे वृक्ष वगैरह को बहुत हाईलाइट किया गया है
एंड इसके अलावा बहुत ज़्यादा यहाँ पे नागों को भी हाईलाइट करा गया, तो प्रोबेबली यहाँ पे नाग और वृक्षों की पूजा की जाती होगी। तो किस कला इतिहासकार ने इस स्टेटमेंट को दिया था, किसने ऐसा इंटरप्रिटेशन किया जब उन्होंने सरपेंट को देखा जो सांची स्तूप के आर्किटेक्चर में स्कल्पचर में बनाई गई है, एंड उसके अलावा जब उन्होंने वो पूरी तरीके से जो मोटिव्स से उनका रूप सामना हुआ, जब वो उन्होंने अलग अलग मोटिव्स को देखा जिसमें चक्र लगे हुए थे, ऐसे मोटिव को देखा जिसमें स्तूप बने हुए थे, ऐसे मोटिव को देखा जिसमें बोधि वृक्ष बना हुआ, तो उन्हें लगा कि यहाँ पे पेड़ पौधों का पूजा होता होगा एंड नाग की भी पूजा की जाती होगी। तो वो इतिहासकार कौन है जिन्होंने इस टाइप के इंटरप्रिटेशन को किया था? बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन था, बट फिर भी हमें नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि स्पेशली आपकी किताब में ना इसका मेंशन दिया हुआ। तो कॉलिन मैकेजी थे वो, जेम्स फर्गुसन थे वो, एच एच कोल थे वो, या अर्नेस्ट मैके थे। इन चारों में से कौन इसकी पर्सनैलिटी है? एंड चारों ही बहुत फेमस है, चारों ही बहुत फेमस है एज पर द हिस्ट्री, चारों ही बहुत फेमस है एज पर द आर्कियोलॉजी। तो आपको बता रहा है कि कॉलिन मैकेजी, जेम्स फर्गुसन, हमारे पास फिर एच कोल आते हैं, अर्नेस्ट मैके। इन चारों में से कौन है जिन्होंने जब सांची के स्तूप की मूर्ति कला को देखा तो ही इंटरप्रेटेड कि यहाँ पे शायद नाग और वृक्ष की पूजा की जाती होगी? तो वी ऑल नो कॉलिन मैकेजी और एच कोल तो ऐसे नौसिखिए हो नहीं सकते। जेम्स फर्गुसन बेचारे ऐसा इंटरप्रिटेशन देते, ये भी इनकी नेवनेस को नहीं दिखाता। बेसिकली इन्होंने एक गलती ये कर दी, जब इन्होंने मूर्ति कला को देखा तो इन्होंने टेक्सचुअल एविडेंसेस को नहीं पढ़ा, उस मूर्ति कला से जुड़ी जितनी भी चीज़ें किताबों में मिल सकती है उसको नहीं खोजा। एंड बाद के आर्ट हिस्टोरियंस ने यही चीज़ करी, जब वो मूर्ति वगैरह को देखते थे, पेंटिंग्स को देखते, तुरंत वापस जाकर किताबों को देखते थे कि इसका जिक्र हमें किस किताब में, किस टेक्स्ट में मिल सकता है। तो जेम्स फर्गुसन डिड दैट मिस्टेक, इसीलिए उन्होंने इस तरीके की गलत इंटरप्रिटेशन को लिया कि ये जो सांची का स्तूप है यहाँ पे कोई बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ साइट नहीं है, ये यहाँ पे वृक्ष और नाग की पूजा की जाती होगी क्योंकि ऐसे ही स्कल्पचर हमें मिले हैं। नाउ कमिंग टू द मैच का क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे कुछ मैचेस आपके सामने, आपको पता नहीं कि कौन सा मैच इसमें से सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर नॉट करेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट मैचेस को बताना है आपको। पहला हीनयान, वर्शिप ऑफ बुद्धा, अजंता केव्स, जातक टेल्स, नॉर्दर्न गेटवे, वेसांतरा जाटका एंड एम्प्टी सीट, महापरिनिर्वाण। तो इन सब में से कौन सा जो मिलान है वो सही नहीं है? क्या केवल पहला मिलान सही नहीं है, क्या तीसरा चौथा दोनों ही सही नहीं है, दूसरा तीसरा दोनों सही नहीं है, या पहला चौथा दोनों सही नहीं है? सही जवाब आप कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों जगह पे दे सकते हैं। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप आराम से हमें चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू। तो यहाँ पे 4 मिलान है, हीनयान, वर्शिप ऑफ बुद्धा, अजंता केव्स, जातका टेल्स, नॉर्दर्न गेटवे, वेस्तांतर जातिका एंड एम्प्टी सीट, महापरिनिर्वाण। तो शुरुआत करते हैं एम्प्टी सीट से। एम्प्टी सीट किस चीज़ को दर्शाता था? बुद्धा के मेडिटेशन को, एनलाइटनमेंट को। तो चौथा जो हमारा मिलान है वह गलत है, यानी कि चौथे मिलान का जिक्र केवल ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में। तो या तो ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा, सी और ए को ऐसे हटा दें। फिर हमारे पास नॉर्दर्न गेटवे आता है, वेसांतर जात का। तो नॉर्दर्न गेटवे की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे एक कहानी दी गई है जिसमें एक प्रिंस जो है छोड़ छाड़ के अपने सारे राजपाट को वो वैरागी बनता है। तो वेसांतर जाटका जो है उसकी तस्वीर नॉर्दर्न गेटवे, सांची के स्तूप में 4 गेटवे है ना, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न। तो वेसांतर जाटका की ही कहानी को वहाँ पे दर्शाया गया है। तो नॉर्दर्न गेटवे में वेसांतर जाटका की कहानी को दर्शाया गया है। थर्ड मैच इज करेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड मैच है वो करेक्ट है, ये गलत नहीं है। देन अजंता केव्स, जातका टेल्स। अजंता की जो कहानियाँ हैं, अजंता के जो मतलब केव्स हैं, उनमें जातक की कहानियों को पोर्ट्रे किया गया, ये भी सही है। वहीं पे मारा की कहानी, वहीं पे अलग अलग जातक की कहानियों को, क्योंकि हमने कहा कि अजंता केव्स आर 99% इन्फ्लुएंस टुवार्ड्स बुद्धिज्म। तो उनमें जितने भी बुद्धिज्म से जुड़ी टेक्स्ट हैं, जितने भी माइलस्टोन्स हैं, सबको वहाँ पे चित्रित कर दिया गया है, सबको डिपिक्ट कर दिया गया है। तो अजंता केव्स में जाटका टेल्स को भी भारी मात्रा में डिपिक्ट करा गया है। सेकंड मैच इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे हमने तो ऐसे ही ऑप्शंस को पहले डिस्कार्ड कर दिया, इसमें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट का जिक्र हो। फिर हमारे पास ऑप्शन बी आता है। ऑप्शन बी में अगर देखें तो ये जो थर्ड मिलान है इसका जिक्र ऑप्शन बी में, इसको हटा देते क्योंकि थर्ड मिलान इज थर्ड मैच इज करेक्ट एंड हमें कौन से मैचेस को ढूंढना है जो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में हम कंफ्यूज थे, ठीक है। ऑप्शन ए और सी को तो ऐसे ही डिस्कार्ड कर दिया था। तो ऑप्शन बी और सी में जब हम ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में जब हम कंफ्यूज थे तो हमने देखा कि थर्ड मैच जब करेक्ट हो गया तो ऑप्शन बी हट गया। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। अभी हमने पहले मिलान को मिलाया भी नहीं, फिर भी हम कह सकते हैं आसानी से कि ऑप्शन डी विल बी द आंसर। फिर भी मिला लेते हैं। हीनियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में, हीनियन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म में कभी भी बुद्धा की वर्शिप को प्रमोट नहीं करा गया, बुद्ध की पूजा को प्रमोट नहीं करा गया। बुद्ध की पूजा को महायान वाले प्रमोट करते हैं। हीनियन वालों ने तो कहा था कि बुद्ध जो है वो एक कॉमन मैन है, एक मानव थे हमारी आपकी तरह। उन्होंने स्वयं के प्रयास से खुद एफर्ट लगा के अटेन किया निर्वाण एंड सांसारिक सुखों का, दुखों का त्याग किया। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। हीनियन फिलॉसफी एंड हीनियन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म does not promote the worship of Buddha. So here first and fourth match is incorrect. तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी।
तो होप कि आप सब ने लेवल 2 के सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा। हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग ना जितना ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस लेकर आए ताकि आपके लिए फ़ायदा हो एंड आप भी बोर ना हो सेशन के दौरान। सेशन हमारा थोड़ा सा लंबा चलता बिकॉज वी एड एक्सप्लेनेशन टू, इसीलिए आप बोर ना हो। तो हम केवल वन लाइनर नहीं करवाते, केवल चूज द करेक्ट स्टेटमेंट नहीं करवाते, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस करवाते हैं ताकि आपका जो ध्यान है, टेंशन है, वो बना रहे। नाउ आगे बढ़ते हैं, लेवल 3 को अटेम्प्ट करते हैं। लेवल 3 में आपके सामने असर्शन, रीजन एंड एग्जर्ट बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं 356वें क्वेश्चन से। असर्शन में क्या कहा जा रहा है कि कई मूर्तियों को स्तूपों से हटाकर यूरोप ले जाया गया। कारण क्या है कि उन्हें देखने वाले उन्हें सुंदर और मूल्यवान समझते थे। Those who saw them considered them to be beautiful and valuable, बहुत वैल्यूबल एंड मूल्यवान सुंदर समझते थे एंड उन्हें अपने पास रखना चाहते थे। पहले तो इन दोनों स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी की जांच करनी है आपको, कौन सही है कौन गलत है। देन आपको ये बताना है कि इन में से जो कौन सा ऑप्शन है वो आप एलिमिनेट करने वाले। अगर इन दोनों में से कोई भी गलत है तो आपका ये दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड, अगर इन दोनों में से दोनों ही सही है तो ये दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड। तब आपको ये पता करना है अगर ये दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए देन यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या जो रीजन का स्टेटमेंट है वो असर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। सो हियर वी हैव असर्शन का स्टेटमेंट एंड रीजन का स्टेटमेंट, दोनों को ही आपको इंडिपेंडेंटली देखना है, एक एक करके देखना है। पहले अगर असर्शन के स्टेटमेंट को देखें तो दिस इज करेक्ट कि बहुत सारे जो स्कल्पचर है यहाँ पे किस स्तूप की बात करी जा रही है, अमरावती के स्तूप की। सांची के स्तूप को तो प्रिजर्व कर लिया गया, बाकी अमरावती, भरूच एंड जितने भी स्तूप है सबके स्कल्पचर को लूट के ले जाया गया। मैक्सिमम स्कल्पचर की जो स्ट्रक्चर्स है वो यूरोप के म्यूजियम में स्टोर्ड है। जैसे अमरावती के जो स्लैब्स है वो बहुत सारे जो वॉल्टर रीलेट है वो तो अपने हवेली में लगवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें एशियाटिक सोसाइटी के लंदन के ऑफिस में भी भेजी जाती है। सो मेनी स्कल्पचर्स वे रिमूव्ड फ्रॉम स्तूपास एंड ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप। ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारा जो आंसर है वो ए, बी और डी में से एक होगा। सी तो नहीं हो सकता क्योंकि सी में ए को फॉल्स बताया गया, उसके बाद सी डिस्कार्ड हो गया। देन वी हैव सेकंड स्टेटमेंट, दोज हू सॉ देम ब्यूटीफुल कंसीडर्ड देम टू बी ब्यूटीफुल एंड वैल्यूएबल एंड वांटेड टू कीप देम फॉर देमसेल्फ। ये भी सही स्टेटमेंट है। जिन्होंने भी उस स्तूप के स्ट्रक्चर्स को देखा, संरचनाओं को देखा, उन्होंने देखा कि भाई ये बहुत खूबसूरत है एंड बहुत मूल्यवान भी है, इसीलिए इसको जल्दी उठा के अपने पास रख लो। सो रीजन स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, सो द आंसर विल बी इधर ए और बी। एंड अब हमें पता करना है कि रीजन का स्टेटमेंट असर्शन के स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो अगर आप देखेंगे तो यूरोप में चीज़ों को ले जाने की क्या वजह हो सकती है, बिकॉज जो ऑफिशियल्स थे उनको पता था कि हम यहाँ पे ज़्यादा समय तक तो रहेंगे नहीं एंड जब हमारा टेन्योर खत्म होगा तो वापस कब जाना, इंग्लैंड जाना, लंदन जाना, पेरिस जाना। तो जब उन्हें ये पता लगा कि इनके आसपास ऐसे स्तूप है जहाँ पे संरचनाएं बनी हुई हैं तो उन्होंने उनको तोड़ा एंड देन दे बेसिकली टुक अवे देम विद देमसेल्फ। उन्होंने फिर उसको अपने साथ ले गए एंड फिर वो लंदन भी ले जाते हैं एंड इस तरीके से जो मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं इन छोटे छोटे स्तूपों की उनको यूरोप ले जाया गया। सो द रीजन स्टेटमेंट इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन कि अगर ऐसा नहीं होता, लोगों को वो संरचनाएं खूबसूरत और वैल्यूएबल नहीं लगी होती तो क्यों कोई इसको उठा के यूरोप ले जाता, अपने घर ले जाता। आप खुद ही सोचें, क्यों कोई इसको उठा के यूरोप और अपने घर ले जाता अगर कोई इसको ब्यूटीफुल नहीं देखता, कोई इसको वैल्यूएबल नहीं मानता। तो सो हियर वी हैव द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट कि ए एंड आर दोनों सत्य है एंड आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो अब आगे बढ़ते हैं 357वें क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन आपके सामने असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इन फिगरिंग आउट द मीनिंग ऑफ स्कल्पचर, मूर्तिकला के अर्थ को समझने के लिए इतिहासकारों को अक्सर बनावट साक्ष्य का उल्लेख करना पड़ता। तो कहाँ से मूर्ति बनी होगी उसके लिए टेक्सचुअल एविडेंसेस को देखना पड़ता। उस मूर्ति का जिक्र जिस भी ग्रंथ वगैरह में है उनको हमें पढ़ना पड़ता है। असर्शन का स्टेटमेंट ये कह रहा। रीजन का स्टेटमेंट इज कि द व्हील इज स्कल्पचर, अगर किसी मूर्ति में चक्र को दिखाया गया दैट मीन्स कि वो साइकिल ऑफ कर्व को दिखाता, कर्व के चक्र को इंगित कर रहा। तो इन दोनों में से सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों में से सही कौन है, गलत कौन है। दोनों ही सही है तब आपका आंसर ए और बी होगा। ए या बी, ए हो सकता है या बी हो सकता है। देन आपको ये देखना है कि बी वाला रीजन का जो स्टेटमेंट है क्या वो असर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, उसको व्याख्यात कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। सो एक एक करके आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। पहले तो आपको इन दोनों की सत्यता की जांच करनी है, ऑथेंटिसिटी की जांच करनी है कि कौन कौन सा जो स्टेटमेंट है असर्शन और रीजन में वो सही है। अगर दोनों सही है तब हमें आगे बढ़ना। दोनों में से कोई भी गलत है तो या तो सी आंसर होगा या डी आंसर होने वाला है। सो पहला स्टेटमेंट अगर देखिए असर्शन का तो इन फिगरिंग आउट द मीनिंग ऑफ स्कल्पचर, एंड जब हम दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं तो हम इंडिपेंडेंटली देखते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब हम असर्शन के रीजन की असर्शन के स्टेटमेंट की सत्यता की जांच करते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रीजन के स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। ऐसे ही वाइस वर्सा जब हम रीजन के स्टेटमेंट की सत्यता की जांच करते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि असर्शन के स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। Assertion in figuring out the meaning of sculpture, historians have to of refer textual evidence, एकदम सही है क्योंकि मूर्तियाँ बहुत सारे इतिहासकारों के लिए स्ट्रेंज हैं तो वो उन मूर्तियों का जिक्र किताबों में ढूंढते हैं, देन वहाँ से फिर कुछ कंक्लूजन में पहुँचने की कोशिश करते हैं। रीजन क्या कह रहे हैं, द व्हील इन स्कल्पचर इज मेंट टू इंडिकेट द साइकिल ऑफ कर्म।
पहले आप ये देखिए कि ये जो रीजन का स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं है। तो व्हील इन स्कल्पचर किस चीज़ को डिनोट करता है? हमने आपको बताया था कि व्हील मतलब धर्म चक्र परिवर्तन। जब बुद्धा ने अपनी पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, तो उसको हम लोग व्हील से डिनोट करते हैं मोटिव्स में, आकृतियों में। ऐसे ही बोधि वृक्ष और एम्प्टी सीट को बुद्धा का मेडिटेशन और एनलाइटनमेंट से, बुद्धा के महापरिनिर्वाण से हम लोग स्तूपा को सिंबलाइज करते हैं। सो ऐसे ही जो व्हील है वो साइकिल ऑफ कर्मा को नहीं, बल्कि व्हील जो है वो जब बुद्धा ने पहली बार प्रीच किया था सारनाथ में लोगों को, उसको दर्शाता है। तो हेयर रीजन का स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो आगे तो बढ़ना ही नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी की ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये तो सही है, लेकिन इतिहासकार, आर्ट हिस्टोरियंस जाते हैं एंड इस स्कल्पचर्स को देखते हैं तो उन्हें टेक्सचुअल एविडेंसेस की जरूरत पड़ती है। अगर आप बिना टेक्सचुअल एविडेंसेस के कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो आपका जेम्स फर्गुसन ऐसा हाल होगा। उन्होंने कहा था कि ये जो सांची है यहाँ पे कोई बुद्धिज्म का स्कोप वगैरह नहीं, वहाँ पे जो तांत्रिक वगैरह है वो जैसे नाग को, वृक्ष की पूजा करने वाले, नाग की पूजा करने वाले बहुत सारे लोग वहाँ आ करते थे। सो हियर वी हैव द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी की ए यहाँ पे सच है, लेकिन आर जो है वो गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सेशन सही है, रीजन गलत है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ, एक सोर्स दिया, आपको बताना है। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन होंगे। हाउएवर ग्रेजुअली द आइडिया ऑफ सेवियर इमर्ज, की परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। इट वॉज बिलीव्ड दैट ही वॉज द वन हु कुड इंश्योर सल्वेशन, की वही हमें मुक्त कर सकता है। साइमल्टेनियसली कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्ता ऑल्सो डेवलप्ड, की बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। बोधिसत्व कौन थे? तो परम करुणामयी जीव थे वो, जिन्होंने अपने सत्कार्यों से बहुत पुण्य कमाया था, लेकिन उस पुण्य का इस्तेमाल वो कभी भी निर्वाण प्राप्ति के लिए या अपने देह को त्याग करने के लिए नहीं करते थे। वो उस पुण्य का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करते थे। सो इसका मकसद दुखों को त्यागना या निर्वाण प्राप्ति नहीं था। इनका मकसद था कैसे मैं दूसरों की सहायता कर सकूं, दूसरों को सर्व कर सकूं। तो बुद्ध और बोधिसत्व की पूजा जो है वो डैश परंपरा, मतलब किसी परंपरा का नाम है, उसमें ये बहुत एक रेगुलर नॉर्म बन गया था। इससे पहले बुद्धा को पूजा नहीं जाता था। अर्ली बुद्धिज्म एरा में, यानी कि 1st सेंचुरी BC तक बुद्धा को पूजा नहीं गया कभी भी। ये तो 1st सेंचुरी CE में आके जब 4th काउंसिल होगी, वहाँ पे ऑफिशियल बाइफर्केशन होगा हीनयान और महायान बुद्धिज्म का। लेकिन उससे पहले जब तक हीनयान थेरेवाडा स्कूल ऑफ फिलॉसफी प्रेवलेंट थी, तब तक कभी भी बुद्धा को पीछे पूजा नहीं। ही वाज कंसिडर्ड टू बी अ ह्यूमन हिमसेल्फ, कि वो खुद ही एक आदमी है, खुद ही एक इंसान है। अब आपको बताने कि विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इज हाईलाइटेड, और किस सेक्ट को हाईलाइट किया गया है। इसके बारे में कहा गया है, दिस वर्शिप ऑफ इमेज ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्तास बिकेम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन। किस ट्रेडिशन में बुद्धा की जो वर्शिप है एंड बोधिसत्व की जो वर्शिप है वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज की जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो हमने देखा था थेरेवाडा स्कूल ऑफ फिलॉसफी में तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि हमें इमेजेस की पूजा करनी है बुद्धा की या बोधिसत्व की इमेज की पूजा करनी है। तो थेरेवाडा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म ऐसे ही हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। थेरेवाडा को ही हीनयान कहते हैं, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब या तो वज्रयान बचा या महायान बचा। तो दिस कॉन्सेप्ट इज इन महायान, एंड महायान ही थोड़ा नया होकर वज्रयान हो गया, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, बाकी चीज़ें महायान जैसी ही हैं। तो महायान इज द टेक्स्ट जहाँ से सोर्स लिया गया है। एंड जो ये सेक्ट है जो ये बताता है कि बुद्धा जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, जिन्होंने घर त्यागा, ऐसे किया, वो ऐसे किया, हमें क्या करना चाहिए, उनको रेवर करना चाहिए, उनको वर्शिप करना चाहिए। एंड जो थेरेवाडा स्कूल ऑफ फिलॉसफी के लोग थे वो उसके ठीक उलट थे। उन्होंने कहा कि बुद्धा ने जब खुद ही नहीं कहा कि हमें वर्शिप करो, उन्होंने खुद ही नहीं कहा कि हमें वर्शिप करने की कोई फायदा नहीं, तो वाई डू वी वर्शिप देम, हम क्यों उन्हें वर्शिप करेंगे। आज बुद्धा को वर्शिप करने की बात है, कल को कोई और बोधिसत्व आएगा, वो कहेगा कि हमें भी वर्शिप करो। ऐसा करके करके हमारे समाज में और ज़्यादा जो डिफरेंशिएशन है, डाइवर्सिटी है, वो बढ़ती जाएगी। तो बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय पे यहाँ पे प्रकाश डाला गया है? तो यहाँ पे महायान बुद्धिज्म पे प्रकाश डाला गया, एम्फेसाइज करा गया है कि वहीं के लोग बुद्धा और बोधिसत्व की पूजा पे ज़्यादा फोकस करते हैं एंड उनको ही एक सेवियर की ज़रूरत होती है लिबरेट होने के लिए। हीनयान में तो कहा गया कि भाई आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, यू कैन बी योर ओन लैम्प बियरर, आप खुद के लिए खुद का चढ़ाव हो सकते हैं, आपको बस हिम्मत की ज़रूरत है थोड़ी सी। नाउ 359 BC जब महायान और हीनयान की बिफर्केशन की बात आती है, हालांकि आपके किताब में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने अपने शॉर्ट में काफ़ी बार इसका जिक्र किया है। किस बुद्ध काउंसिल में हीनयान और महायान का विभाजन हुआ था? क्या पहली बुद्ध काउंसिल में, क्या तीसरी बुद्ध काउंसिल में, क्या पांचवी बुद्ध काउंसिल में, क्या चौथी बुद्ध काउंसिल में हुई थी? तो पहली बुद्ध काउंसिल किस किंग के समय हुई थी? आपको ये कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों ही जगह पर बताना है। तो हीनयान और महायान की जहाँ तक बात है, तो पहले बुद्धिस्ट काउंसिल की देख ले, पहली काउंसिल हुई थी अजातशत्रु के समय। सेकंड काउंसिल हुई थी हमारे सामने कालाशोका, एक रूलर थे शिशुनाग डायनेस्टी के, उनके समय। थर्ड काउंसिल हुई थी अशोका द ग्रेट के समय, वो जो 80 पिलर्ड हॉल है वहीं पे। जो फोर्थ काउंसिल हुई है अशोका के आने के 200-250 साल बाद, कनिष्क नाम के एक रूलर थे कुषाण डायनेस्टी के, उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है गोल्ड क्वालिटी चलवा के, इकोनॉमी सुधार के एंड फॉरेन कंट्रीज से ट्रेड करके। तो कनिष्क जो है वो एक बौद्ध सभा बुलाते हैं। कनिष्क खुद भी बहुत बड़े डिवोटी थे बुद्ध के, तो वो बौद्ध सभा बुलाते हैं 72-7300 AC के अराउंड। एंड वहाँ पे जब वो लोग गैदर होते हैं तो देन द ऑफिशियल स्प्लिट बिटवीन हीनयान एंड महायान हैपेंड, कि अब जो बुद्धिज्म है वो 2 टुकड़ों में बट जाएगा, हीनयान एंड महायान।
महायान मतलब ग्रेटर वकील, हीलियन मतलब लेसर वकील। हीलियन वालों ने कहा कि हमें हीलियन नहीं करवाना, हमें तुम थरवड़ा कहो। थरवड़ा मतलब ऐसे लोग जो अपने टीचर्स की बात मानते हैं, अपने बड़ों की बात मानते हैं। तो बात है लास्ट क्वेश्चन के ऊपर इस सेशन के 360वें क्वेश्चन के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोर फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म पे तकरीबन एक लेक्चर और ही होगा, इसके बाद तो ख़त्म ही करेंगे। तो कोर फिलॉसफी पे कुछ स्टेटमेंट्स देख लें, आपको बताने कि कौन से जो स्टेटमेंट्स है वो गलत है। पहला कि व्यक्तिगत पुरुषार्थ और धार्मिक कर्म मुक्ति पाने के साधन है, ऐसा कहा गया था बुद्धिज्म में कि आपको खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा एंड सही कर्म करने पड़ेंगे। सामाजिक संबंधों को व्यक्तिगत प्रयासों से बदला जा सकता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? उसके बाद दुख आंतरिक नहीं है और इससे बचा जा सकता है कि सॉरो इज नॉट इंट्रेंसिक एंड इट कैन बी अवॉइडेड। इन तीनों में से कौन सा कथन सही है? आपको उन स्टेटमेंट्स को पकड़ना है जो सही है। क्या केवल तीसरा सही है? पहला तीसरा दोनों सही है? पहला दूसरा दोनों सही है? ऊपर के सभी तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें तो व्यक्तिगत पुरुषार्थ की बात करी गई है एंड राइटियस एक्शन की भी बात करी है बुद्धा ने। कहा है कि आपको मिडिल पाथ तो फॉलो करना ही करना है, उसके अलावा आपको सेल्फ एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपने आप को इवॉल्व करना है एंड सही कर्म हमेशा करने हैं, तो आप आराम से जो है लिबरेट हो जाओगे, अटेन कर लोगे लिबरेशन। पहला स्टेटमेंट सही है। तो पहले स्टेटमेंट का जिक्र केवल ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, तो या तो ऑप्शन बी आंसर होगा या ऑप्शन सी आंसर होगा। देन सामाजिक संबंधों को व्यक्तिगत प्रयासों से बदला जा सकता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बुद्धा मानते थे कि जो सोशल डिफरेंसेस हैं, न केवल बुद्धा बल्कि बुद्धिज्म के जो भी फॉलोअर्स हैं, आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा कांचना कैसे कहते हैं कि ये जो तुम सोच रहे हो अवंतिपुत्र को कि ये जो कास्ट सिस्टम है वो डिवाइन ओरिजिन का, ये कुछ भी नहीं है, ये हमने तुमने खुद ने क्रिएट किया हुआ है। अगर शूद्र के पास ज़्यादा पैसा होगा तो उसके नीचे ब्राह्मण भी काम करेंगे, क्षत्रिय भी काम करेंगे, कोई दूसरा शूद्र भी काम करेगा। तो सामाजिक संबंध व्यक्तिगत प्रयासों से बदले जा सकते हैं एंड इफ दे आर मेड बाय अस देन दे कैन बी अल्टर्ड बाय अस टू, वो हमारे द्वारा चेंज भी किए जा सकते हैं। तो बुद्धा ने ही कहा था कि जो समाज है वो इंडिविजुअल से बनता है और हर एक इंडिविजुअल अगर अपने आप में सुदृढ़ हो जाए, अगर आप अपने आप में अवेयर हो जाए, तो समाज की सारी बुराइयों का अंत निश्चित है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन बी में तो दूसरे स्टेटमेंट का जिक्र नहीं दिया गया। नाउ स्टेटमेंट 3 को अगर देखें तो दुख आंतरिक नहीं है और इससे बचा जा सकता है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बुद्धा ने कहा था कि दुख आंतरिक है, सबके लाइफ में है एंड सबको इसको झेलना पड़ेगा, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जब एक औरत आती है बुद्ध से कहती तो आपके बारे में मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े जादूगर हैं एंड आप लोगों को ठीक कर देते हैं, तो यहाँ मेरा जो लड़का है वो मर चुका है, उसकी जो बॉडी है, उसकी जो सोल है वो उसकी बॉडी को छोड़ के जा चुकी है एंड व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसे फिर से जिंदा करना है। तो बुद्धा क्या कहते हैं? बुद्धा कहते हैं, अब बुद्धा उसको समझाते हैं कि भाई दुख सबको झेलना पड़ता है एंड आप इससे बच नहीं सकते, तो वहाँ पे फिर वो बिफट जाती। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपके लड़के को ठीक कर दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, एक मुट्ठी चावल चाहिए, ऐसे घर से लाना पड़ेगा जिसमें कभी आज तक किसी आदमी की मृत्यु ना हुई हो। तो वो जो औरत है वो जाती है घर घर एंड शी फाउंड कि ऐसा कोई घड़ी नहीं है जहाँ पे किसी न किसी आदमी की डेथ कभी न कभी हुई हो। सो दिस इज अ सिनेरियो, हमेशा किसी न किसी आदमी की डेथ होती ही रहती है। तो दुख आंतरिक है, हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, इट इज़ इंट्रिंसिक। तो बुद्धा कैसे अपनी चीज़ों को इनडायरेक्ट मैनर में समझाते थे, वो वहाँ पे बैठा के समझा सकते थे, लेकिन वहाँ पे सिचुएशन अलग थी, वो बहुत बिफरी हुई थी, बहुत ज़्यादा चिंतित थी। उन्होंने सॉल्यूशन बताया एंड जब वो सॉल्यूशन की तलाश में जाती है महिला, तब उन्हें पता चला कि अच्छा मेरा जो दुख है वो केवल मेरा दुख नहीं है, बाकी और भी बहुत सारे लोगों का दुख है एंड इसका निराकरण यही है कि हम जितना ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स को फेस करेंगे, जितना ज़्यादा डिफिकल्टीज़ को फेस करेंगे, उतने ही ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा हम लोग ताकतवर होते जाएंगे। तो यहाँ पे केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। होप कि आपने लेवल 3 में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में जो कि कल प्रोबेबली आएगी, तो उसमें हमने अगेन 20 क्वेश्चंस कंपाइल करे हैं वैष्णविज्म शैविज्म से एंड कैसे जो हिस्टोरियंस है वो इन स्कल्पचर से कहानियों को पढ़ते हैं, कहानियों को पता लगाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड इफ़ यू फाइंड द कंटेंट वर्थ शेयरिंग देन प्लीज शेयर द वीडियो एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।